एक बीरबल और 3 चालाक मंत्री। दरबार की सबसे बड़ी साजिश। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दरबार के मंत्री ही राजा के सबसे वफादार सलाहकार न होकर छिपे दुश्मन हो, तो एक सच्चे बुद्धिमान को खुद को कैसे साबित करना पड़ेगा? आगरा का राज दरबार आज कुछ अलग ही रंग में था। बाहर तो सूरज चमक रहा था, लेकिन अंदर दरबार के आसमान में बादल थे, शक, षड्यंत्र और चुगली के। बीरबल हमेशा की तरह शांत मुद्रा में दरबार पहुंचे, पर आज जैसे हर कोई उन्हें घूर रहा था। कुछ मुस्कुराहटें नकली थी और कुछ कानाफूसी थोड़ी ज्यादा। राजा अकबर ने जैसे ही सिंहासन पर बैठने के लिए कदम बढ़ाया, तभी 3 मंत्री, राजमंत्री कन्हैयालाल, गुप्त नीति मंत्री तिजोरीदास और धर्म सलाहकार पंडित राघवदास आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, हमें एक अत्यंत गंभीर बात करनी है। बीरबल अब पहले जैसे नहीं रहे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं कौन हूं, यह भी बता दीजिए। सब दरबारी हंस पड़े, लेकिन तीनों मंत्रियों के चेहरे पर शिकन गहरा गया। तिजोरीदास बोला, जहांपनाह, हमने बीरबल को कई बार रात के अंधेरे में महल की छाया में किसी से बात करते हुए देखा है। कोई गुप्त चर्चा, कोई योजना। पंडित राघवदास, और जब हमने पूछा तो इन्होंने हमें डांट कर भगा दिया। हमारे पास प्रमाण है। कन्हैयालाल, हमने कल रात बीरबल के कक्ष के पास से एक संदिग्ध पर्ची पाई है। देखिए, उन्होंने एक ताम्र पत्र आगे बढ़ाया। उस पर लिखा था, अगली अमावस्या को महल का खजाना इधर से उधर कर देना होगा। चाबी तुम्हारे पास रहेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर थोड़े घबराए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो बिल्कुल निश्चिंत खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अकबर, बीरबल, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? बीरबल हंसते हुए, जहांपनाह, जरूर कहूंगा, लेकिन आज नहीं। मैं आपसे बस एक दिन की मोहलत चाहता हूं। कल इस दरबार में तीनों मंत्रियों का सच खुद उनके मुंह से बाहर निकलेगा। अगर ऐसा ना हो तो मैं स्वयं दरबार छोड़ दूंगा। अकबर हैरान होकर, और अगर आपने सिद्ध कर दिया तो? बीरबल गंभीर स्वर में, तो फिर जो योजना इन तीनों ने मेरे खिलाफ रची है, वही उनके लिए सबसे बड़ा जाल बनेगी। अकबर ने मौन स्वीकृति दी। उसी रात बीरबल अकेले ही महल के पीछे वाले बगीचे में पहुंचे। वहां एक बूढ़ी महिला पहले से खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर पहचान नहीं थी। महिला बोली, वो तीनों मंत्री इस राज की नींव हिलाना चाहते हैं, लेकिन उनके पीछे कोई चौथा भी है, जिसे पहचानना तुम्हारे लिए सबसे कठिन होगा। बीरबल चौंक गए। चौथा? कौन? महिला मुस्कुरा दी। जो खुद को तुम्हारा मित्र मानता है, पर अब उसकी आत्मा बिक चुकी है और वो अदृश्य हो गई। अगली सुबह दरबार लगा, सब अपनी अपनी जगह पर। बीरबल आए तो उनका चेहरा शांत था, पर उनकी आंखें किसी तूफान की तैयारी में थी। बीरबल बोले, जहांपनाह, आज मैं इन तीनों मंत्रियों के झूठ को उजागर करूंगा, लेकिन पहले एक खेल खेलेंगे, सच्चाई और भ्रम का खेल। उन्होंने दरबार में 3 संदूक रखवाए। हर संदूक पर मंत्रियों के नाम थे। बीरबल बोले, इनमें से एक संदूक में वही पर्ची है जो दरबार को झूठ से भर रही है, और 2 में ऐसा कुछ नहीं। अगर तीनों निर्दोष हैं, तो तीनों संदूक खाली होंगे। अगर दोषी है तो सब सामने आ जाएगा। अकबर ने इशारा किया। संदूक खोले गए, और फिर क्या निकला? क्या बीरबल सच में दरबार छोड़ देंगे या रचेंगे कोई अनोखी चाल? अगले भाग में जानिए दरबार की सबसे गहरी साजिश का रहस्य। भाग 2, बीरबल का खेल और चौथे गुप्त मंत्री का खुलासा। पिछले भाग से जुड़ा सवाल, क्या तीनों मंत्री सच्चे थे, या बीरबल ने अपने खिलाफ बुनी गई सबसे बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया? दरबार में सन्नाटा था। बीरबल के कहने पर जैसे ही पहले संदूक को खोला गया, कन्हैयालाल का, उसमें से वही पर्ची निकली जो तीनों ने कल अकबर को दिखाई थी। अकबर ने चौंक कर पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह,
अब अगला संदूक भी खोलिए। दूसरा संदूक तिजोरी दास का खोला गया। उसमें एक ताम्र पत्र मिला जिस पर किसी अज्ञात भाषा में कुछ लिखा था। लेकिन बीरबल ने कहा, ये एक गुप्त कोड है और इसका मतलब है गद्दी हिले तो हमें सिंहासन मिलेगा। अंतिम संदूक पंडित राघव दास का खोला गया। उसमें सिर्फ एक दर्पण था, लेकिन उस दर्पण के पीछे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था, सत्य को जितना छुपाओगे उतना ही चेहरा काला दिखेगा। बीरबल ने कहा, तीनों संदूक अपने आप में अलग अलग प्रतीक हैं, झूठ, लालच और आडंबर। अकबर गंभीर स्वर में, बीरबल, लेकिन ये सब आपने कैसे साबित किया? बीरबल बोले, इन तीनों ने जो पत्र मुझे फंसाने के लिए रचा, वो असल में उन्होंने महल के रक्षक से तैयार करवाया, परंतु वो रक्षक वर्षों से मेरा विश्वास पात्र है। मैंने उससे वही पत्र बनवाया, लेकिन उस पर एक विशेष चूर्ण छिड़का जो केवल अग्नि के पास आते ही नीला हो जाता है। उन्होंने पहला संदूक की पर्ची को मशाल के पास लाकर दिखाया और सच में उस पर नीला रंग उभर आया। ये प्रमाण है कि ये पत्र नकली है और हाल ही में बनाया गया है। तीनों मंत्री चुप, पसीना पसीना। तभी बीरबल बोले, लेकिन ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। इन तीनों के पीछे कोई और है, एक और मंत्री जो अभी पर्दे के पीछे है और उसे दरबार का सबसे निष्पक्ष और शांत व्यक्ति माना जाता है। बीरबल की नजर सीधी पड़ी वित्त मंत्री शांतिलाल पर। अकबर ने चौंक कर कहा, शांतिलाल, जो हमेशा चुप रहते हैं? बीरबल ने धीरे से कहा, चुप रहना सबसे बड़ा छल हो सकता है जहां हर कोई बोल रहा हो। बीरबल ने एक मोहरबंद पिटारा सामने रखा। यह पिटारा शांतिलाल के कक्ष से मिला है। अगर इसमें वही रत्न निकले जो पिछले सप्ताह खजाने से गायब हुए थे तो। अकबर इशारे से पिटारा खोलने को कहते हैं। सैनिक आगे बढ़ता है, पिटारा खुलता है। अंदर थे वही दुर्लभ रत्न जिनकी चोरी की खबर सिर्फ 4 मंत्रियों को ही थी। अकबर उठ खड़े हुए। ये तो राज्यद्रोह है। शांतिलाल ने पहली बार जोर से आवाज दी, नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है। बीरबल, तुम समझते नहीं। बीरबल धीरे से, मैं बहुत कुछ समझ गया हूं, लेकिन जो मैं अब समझ रहा हूं वो तुम सोच भी नहीं सकते। बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, ये सब षड्यंत्र यहीं तक सीमित नहीं है। दरबार में एक 5वां चेहरा भी है जो इस साजिश को राजमहल से बाहर के शत्रुओं से जोड़ता है। एक गुप्त संदेश मेरे पास आया है जिसमें एक पुराना नाम है, महमूद ए मुल्तानी। अकबर चौंक गए। महमूद? पर वो तो वर्षों पहले युद्ध में मारा गया था। बीरबल बोले, या शायद वो केवल मृत घोषित किया गया था, क्योंकि उसका बेटा अब दरबार के बहुत पास पहुंच चुका है। क्या बीरबल पकड़ेगा दरबार में छिपा असली गद्दार? कौन है वो 5वां चेहरा जो पूरे साम्राज्य को हिलाने आया है अगले भाग में, जहां दरबार में सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि खून भी बह सकता है? टू पिछले भाग से जुड़ा सवाल। क्या महमूद ए मुल्तानी सच में मारा गया था, या अब उसका बेटा अकबर के दरबार में छिपकर साजिश रच रहा है? दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने जिस नाम का जिक्र किया, महमूद ए मुल्तानी, वो एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही सबसे पुराने सैनिकों के चेहरे पीले पड़ गए, क्योंकि ये वही महमूद था जिसने एक बार आगरा पर चुपचाप हमला करने की कोशिश की थी। युद्ध में मारा गया ऐसा सबको बताया गया, लेकिन बीरबल की बात से एक बार फिर पुराना डर जिंदा हो गया। अकबर चिंतित स्वर में, बीरबल, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि उसका वंशज हमारे दरबार में ही है? बीरबल गंभीरता से, जहांपनाह, कल रात मुझे एक गुप्त संदेश मिला, एक पुराने बही खाते के नीचे छुपा हुआ, और उस पर लिखा था, मुल्तानी लौटेगा पर राजसी चोले में। बीरबल ने अगले दिन दरबार में घोषणा कर दी, अब से दरबार में हर मंत्री, हर गुप्तचर और हर सेवक की 2 बार गुप्त परीक्षा ली जाएगी। एक आम जनता के भेष में और एक सवाल के रूप में पूरा महल अजीब बेचैनी से भर गया।
इसी बीच बीरबल ने अपने 3 गुप्त विश्वास पात्रों को भेजा। पहला, मंत्रीगण के जीवन की गुप्त जांच करने। दूसरा, पुराने जासूसी दस्तावेजों से महमूद से जुड़े हर नाम को खंगालने। और तीसरा, राजमहल के चित्रकार के पास। क्यों चित्रकार? क्योंकि बीरबल को एक शक था, महमूद के बेटे की शक्ल उससे मिलती होगी और शायद उसने हाल में ही दरबार में अपनी कोई छवि बनवाई हो। राजमहल के चित्रकार ने चुपचाप बीरबल को एक छोटी सी पेंटिंग दी। ये एक युवा दरबारी का चित्र है जिसने 1 महीने पहले मुझे अपनी तस्वीर बनवाने कहा, पर नाम बताए बिना चला गया। बीरबल ने चित्र देखा और जैसे उनकी आंखें फटी रह गई। ये चेहरा तो। बीरबल ने तुरंत चित्र को लेकर दरबार में प्रवेश किया और सबके सामने पेंटिंग उठाकर बोला, इस व्यक्ति को देखिए, अगर कोई इसे पहचानता है तो सामने आए। मौन। तभी एक कोने से धीमी सी ताली की आवाज आई। सबने पलटकर देखा। वह दरबारी था जिसे सब वर्षों से शांति का पुजारी समझते थे। उसका नाम था मुल्तान दास। मुल्तान दास हंसते हुए, वाह बीरबल, इतने सालों में पहली बार किसी ने मेरी आंखों की भाषा पढ़ी। अकबर गुस्से में, तुम कौन हो वास्तव में? मुल्तान दास की आंखों में नफरत तैर गई। उसने जवाब दिया, मैं हूं महमूद मुल्तानी का पुत्र मुसद्दिक। मुसद्दिक बोला, मेरे पिता को तुम्हारे सैनिकों ने कायरों की तरह मारा, लेकिन अब मैं वही सिंहासन लूंगा, तुम्हारी चालों से नहीं, तुम्हारे विश्वास से। बीरबल, तुम्हारा पिता युद्ध में मारा गया और वो युद्ध उसके ही लालच की वजह से हुआ। तुम ये भूल रहे हो कि दरबार सिर्फ ताकत से नहीं, चरित्र से चलता है। मुसद्दिक, पर तुम भूल गए हो बीरबल, अब दरबार का एक गुप्त अंग मेरे साथ है, वो मंत्री जिसे तुम अब तक सबसे वफादार समझते थे। बीरबल चौंके। कौन? मुसद्दिक मुस्कुराया और एक दिशा में इशारा किया और उस दिशा से कोई धीरे धीरे ताली बजाता हुआ सामने आया और वो था खुद बादशाह अकबर का सबसे पुराना सलाहकार, वजीर आजम अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान बोला, बीरबल, मैं थक चुका हूं। हर बार तुम्हारी बुद्धि के आगे झुकना, हर बार तुम्हारा नाम सुनना। अब समय है राज बदलने का। अकबर स्तब्ध रह गए। बीरबल, धीरे से, तो साजिश के 5 चेहरे अब सामने हैं, पर सजा कितनी बड़ी होगी ये तुम सोच भी नहीं सकते। मुसद्दिक, पर तुम्हारे पास अब समय नहीं बचा, क्योंकि इस दरबार में आज रात एक ऐसा तांत्रिक आएगा जो अकबर की आत्मा को बदल देगा और नया सम्राट घोषित करेगा। अकबर ने कहा, क्या मतलब? मुसद्दिक ने जोर से हंसते हुए कहा, मतलब ये कि आज रात जो होगा उसे इतिहास भी मिटा नहीं पाएगा, जारी रहेगा। क्या बीरबल समय रहते उस तांत्रिक को रोक पाएंगे? क्या दरबार एक धोखे से बर्बादी की ओर जा रहा है? जानिए अगले भाग में, जहां तंत्र, छल और बुद्धि की सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। तांत्रिक की रहस्यमयी विद्या और बीरबल की अंतिम चाल। पिछले भाग से जुड़ा सवाल, क्या बीरबल समय रहते उस तांत्रिक को रोक पाएंगे जिसने अकबर की आत्मा को बदलने की योजना बनाई है? रात का समय, चांद अमावस्या की काली छाया में छुप चुका था। आगरा का किला अंधकार से घिरा था। महल के अंदर हर दीपक बुझा दिया गया था, क्योंकि उस तांत्रिक ने यही शर्त रखी थी, अंधकार में ही पूजा होगी। मंत्री अब्दुल रहमान, मुसद्दिक और बचे हुए 2 षड्यंत्रकारी मंत्री महल के राजगर्भ में तांत्रिक के साथ खड़े थे। बीच में एक काली वेदी थी जिस पर एक गेहूं के रंग का पत्थर रखा गया था, जिसे मनहस्तिशिला कहा गया। वो पत्थर जिस पर हाथ रख दिया जाए उसकी आत्मा वश में आ जाए। तांत्रिक का चेहरा ढका हुआ था और उसकी आवाज गहरी, रहस्यमयी और डरावनी थी। तांत्रिक, बादशाह अकबर को बुलाया जाए। ये अंतिम विधि है, फिर वो इस महल का नहीं, हमारा आदेश मानेगा। पर तभी एक कोने से तेज हवा चलती है
दीपक जो बुझे थे खुद जल उठते हैं, दरबारियों की आंखें चौंधिया जाती हैं और एक ऊंचे स्तंभ के पीछे से निकलते हैं बीरबल। उनके पीछे है 2 साधारण सेवक। पर जब उन्होंने नकाब हटाया तो सब दंग रह गए। वो दोनों थे राज्य के असली महामंत्रीगण, जिनकी हत्या की अफवाहें फैलाई गई थी। बीरबल गरजते हुए बोले, तांत्रिक हो या तेकड़मी, इस दरबार की रक्षा बुद्धि और न्याय करेंगे, तुम्हारे अंधविश्वास नहीं। बीरबल आगे बढ़ते हैं और तलवार से तांत्रिक का नकाब हटा देते हैं। सब चौंक जाते हैं। तांत्रिक और कोई नहीं बल्कि राजा विक्रमपुर का राजगुरु है, जो सालों पहले आगरा से निष्कासित किया गया था। बीरबल, इसने और मुसद्दिक ने मिलकर दरबार को अंदर से तोड़ने की योजना बनाई थी। पर एक चीज जो तुम कभी नहीं तोड़ पाए, वो है विश्वास। मुसद्दिक, तुम जीते नहीं हो बीरबल, ये तो बस एक लड़ाई थी। बीरबल, धीरे से, पर तुम्हारे जैसे लोग साजिश तो कर सकते हैं पर देश नहीं चला सकते। अकबर सामने आते हैं, आंखों में आंसू थे अपने सबसे पुराने वजीर की गद्दारी देखकर। अकबर, बीरबल, अगर तुम न होते तो ये राजमहल सिर्फ पत्थरों का ढांचा बनकर रह जाता। बीरबल मुस्कुराते हैं, जहां पनाह, पत्थर तो बहुत है पर उन्हें महल बनाने के लिए ईमानदारी की नींव चाहिए। अकबर ने तांत्रिक, मुसद्दिक और उसके साथियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। दरबार फिर से सजीव हो उठा। कहानी खत्म होने वाली थी। तभी बीरबल धीरे से अकबर के पास गए और कान में बोले, जहां पनाह, एक और नाम है जो अभी तक बाहर नहीं आया है। अकबर, कौन? बीरबल, उस गुप्त सिपाही का जो इन सब को जानकारी दे रहा था और उसने मेरे पास आकर आत्मसमर्पण किया। अब वो राज्य की सेवा करना चाहता है। क्या उसे एक और मौका दिया जाए? अकबर कुछ सोचते हैं और फिर कहते हैं, अगर बीरबल ने माफ किया है तो मैं भी कर देता हूं। पर याद रहे, राजमहल की दीवारें बोलती नहीं पर याद रखती है। सीख के साथ इस साजिश ने दरबार को हिला दिया, पर बीरबल की बुद्धि ने एक बार फिर साबित कर दिया, शक्ति, छल और जादू सब हार जाते हैं जब सच्चाई और समझदारी साथ खड़े हों। 3 प्रारंभिक प्रश्न। क्या कभी ऐसा हुआ है कि न्याय का सबसे बड़ा रक्षक ही सवालों के घेरे में आ जाए? अगर बीरबल पर लगे आरोप सच हो तो क्या वो खुद को निर्दोष साबित कर पाएंगे? आगरा का राज दरबार हमेशा की तरह सजा था, लेकिन आज की हवा में अजीब सी बेचैनी थी। बादशाह अकबर के सामने एक शिकायत रखी गई और ये शिकायत किसी सामान्य नागरिक ने नहीं बल्कि राजा के ही गुप्त राजन्यायिक सलाहकार रतन सिंह ने की थी। रतन सिंह ने घोषणा की, जहां पनाह, बीरबल ने हाल ही में एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे एक निर्दोष व्यापारी की पूरी संपत्ति छिन गई और अब वो दरबार में भी नहीं आ पा रहा क्योंकि उसे डर है। अकबर हैरान, बीरबल पर यह आरोप, क्या यह सत्य है? बीरबल गंभीर स्वर में, जहां पनाह, यदि आरोप मेरी ओर है तो मैं न्याय के पक्ष में हूं। मैं आज स्वयं कटघरे में खड़ा होने को तैयार हूं। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने अपनी पगड़ी उतारी, तलवार नीचे रखी और न्याय मंच के कटघरे में खड़े हो गए। बीरबल बोले, आज मैं न्याय नहीं करूंगा, मैं न्याय चाहता हूं। जिस व्यापारी पर अन्याय का आरोप है उसे लाया जाए। व्यापारी हरिदास को दरबार में लाया गया, थका हुआ, डरा हुआ, पर आंखों में सच्चाई थी। हरिदास बोला, मुझे न्याय नहीं मिला। बीरबल ने मेरा पक्ष नहीं सुना, सिर्फ दस्तावेजों को देखकर फैसला सुना दिया, जबकि दस्तावेज ही झूठे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, क्या यह सच है? बीरबल नीचे नजरें झुकाकर, मैंने उस समय दस्तावेजों को प्राथमिक माना और शायद इंसान को नहीं। यदि यह भूल है तो मैं हार स्वीकार करता हूं। यह पहला अवसर था जब बीरबल ने हार स्वीकार की। दरबार में कुछ मंत्रियों ने मुस्कुराते हुए कानाफूसी शुरू की। अब बीरबल भी गलतियां करते हैं,
अकबर चुप थे। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हारा सच स्वीकारना महानता है, पर क्या तुम इस निर्णय को पलट सकते हो? बीरबल बोले, अगर मुझे 3 दिन का समय दिया जाए तो मैं न सिर्फ इस व्यापारी को न्याय दिलाऊंगा, बल्कि यह भी सिद्ध करूंगा कि यह पूरी घटना एक गहरी चाल का हिस्सा थी। अगले दिन बीरबल साधारण वेश में हरिदास के गांव पहुंचे। वहां उन्होंने जाना कि हरिदास के खिलाफ झूठे दस्तावेज उसी व्यक्ति ने तैयार करवाए जो खुद दरबार में न्याय सलाहकार रतन सिंह का रिश्तेदार था। बीरबल ने एक और बात जानी, हरिदास का खेत असल में खजाने की जमीन से जुड़ा हुआ था और वही जमीन रतन सिंह की नजर में थी। बीरबल स्वयं से, तो ये खेल मेरे नाम पर खेला गया ताकि मेरा सम्मान गिरे और रास्ता साफ हो। अब न्याय होगा, ऐसा कि पूरी सल्तनत याद रखे। तीसरे दिन बीरबल दरबार में लौटे। उन्होंने कुछ दस्तावेज और एक गवाह को दरबार में प्रस्तुत किया। गवाह एक पुराना कागज लेखक जिसने खुद वो झूठे दस्तावेज तैयार किए थे। बीरबल, जहां अपना मैंने अपनी भूल स्वीकार की थी, पर अब मैं उसका कारण भी लाया हूं। रतन सिंह की योजना थी मेरे नाम पर व्यापारी को फंसाकर मेरी प्रतिष्ठा को गिराना, ताकि वो स्वयं न्याय का सर्वोच्च अधिकारी बन सके। अकबर ने रतन सिंह की ओर देखा। वो हक्का बक्का था। अकबर, क्या ये सच है? रतन सिंह चुप रहा, फिर घुटनों के बल गिर गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी महानता इस बात में नहीं कि तुम हमेशा सही हो, बल्कि इस बात में है कि तुम अपनी गलती भी दुनिया के सामने स्वीकारते हो। यही सच्चा न्याय है। बीरबल, जहां अपना न्याय केवल तर्क से नहीं, अनुभव और आत्मा से होता है, और जब गलती हो तो उसे छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार कर और बेहतर बनने की राह अपनानी चाहिए। हरिदास को न्याय मिला, रतन सिंह को पद से हटाया गया और बीरबल पहले से और ऊंचे हो गए। लोगों के दिलों में भी और दरबार की नजरों में भी बीरबल की पहेली, जिसने पूरे दरबार को चकरा दिया। आगरा के राजमहल में एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ बीरबल को चुनौती दी, बल्कि अकबर के दरबार के सभी मंत्रियों और दरबारियों को भी चकरा दिया। दरबार में उस दिन माहौल कुछ खास था। अकबर, बीरबल और उनके अन्य मंत्री सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी दरबार के दरवाजे से एक युवक घबराया हुआ दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पेपर था जिसे वो बड़े ही ताज्जुब से दरबार में लाया था। उसकी आंखों में भय और उम्मीद दोनों का मिला जुला भाव था। क्या बात है, क्यों घबराया हुआ लग रहा है? अकबर ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए पूछा। महाराज, युवक बोला, मैं आपके दरबार में एक पहेली लाया हूं जो ना केवल आपके राज्य बल्कि पूरे साम्राज्य को चकरा देगी। अकबर की आंखें चमक उठी। वो हमेशा नई नई चुनौतियों के लिए तैयार रहते थे। ठीक है, हमें वो पहेली सुनाओ, अकबर ने आदेश दिया। युवक ने पेपर खोला और कहा, यह एक बहुत कठिन पहेली है जिसे अगर कोई हल कर ले तो वो इस राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाएगा। सभी मंत्री और दरबारी उत्सुक हो गए। बीरबल भी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा जो हमेशा दरबार में हर समस्या का हल निकालते थे। बीरबल की चुप्पी अकबर के लिए संजीवनी से कम नहीं थी। उन्होंने युवक से कहा, ठीक है, पहेली सुनाओ। युवक ने अपनी आवाज में एक रहस्यमय और खतरनाक राग घोलते हुए पहेली बताई। मैं ऐसा क्या हूं जो हर किसी को मिलता है फिर भी सबका अपना नहीं होता? मैं तुम्हारे पास रहता हूं, फिर भी तुम मुझे कभी पकड़ नहीं सकते। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, फिर भी मैं तुम्हारा नहीं होता। मैं इतना मूल्यवान हूं, फिर भी तुम मुझे कभी नहीं देख सकते। ये पहेली सुनते ही पूरे दरबार में खामोशी छा गई। अकबर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन बीरबल की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने बिना समय गवाए युवक से पूछा, क्या तुम्हारे पास इसका जवाब है? युवक ने चुपचाप सिर झुकाया और कहा, मैंने इसे अपने गुरु से सुना था और यही कारण है
कि मैंने इसे दरबार में लाया। दरबार में इस पहेली पर सभी मंत्रियों और दरबारियों ने विचार किया, लेकिन कोई भी इसका सही उत्तर नहीं निकाल सका। ये एक ऐसी पहेली थी जो सीधे तौर पर किसी सामान्य व्यक्ति के दिमाग से नहीं निकल सकती थी। बीरबल ने चुपचाप दरबार की स्थिति का अवलोकन किया। वे जानते थे कि यह पहेली केवल दिमागी चालाकी से हल नहीं हो सकती। इसे समझने के लिए किसी गहरे ज्ञान की आवश्यकता थी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। क्या तुम्हें इसका हल पता है, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बिना कोई शब्द कहे उन्होंने अपनी जादुई आंखों से दरबार के सभी मंत्रियों और दरबारियों की तरफ देखा। हर एक व्यक्ति की आंखों में थोड़ी सी असमंजस की झलक थी। ये बीरबल की विशेषता थी कि वे सिर्फ बौद्धिक कौशल से ही नहीं, बल्कि मानसिकता और हालात को समझकर भी समस्याओं का हल ढूंढते थे। महाराज, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका उत्तर आपको अभी दे सकता हूं, बीरबल ने कहा। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, बीरबल, हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता से पूरी तरह अवगत हैं। इस पहेली का हल तुम ही निकाल सकते हो। भाग 3, पहेली का रहस्य। बीरबल ने अपनी आवाज में एक हल्की सी ठंडक और आत्मविश्वास का मिश्रण डालते हुए उत्तर दिया, महाराज, ये पहेली वास्तव में एक महत्वपूर्ण जीवन सत्य को उजागर करती है। इसका उत्तर है समय। समय? अकबर और सभी मंत्री चौंक पड़े। ये क्या था? बीरबल ने फिर विस्तार से समझाया, समय ही वो चीज है जो हर किसी को मिलता है। वो तुम्हारे साथ चलता है, लेकिन तुम उसे कभी पकड़ नहीं सकते। तुम समय को देख नहीं सकते, फिर भी वो तुम्हारे पास हमेशा रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, समय इतना मूल्यवान है कि तुम इसे किसी से उधार नहीं ले सकते, फिर भी सभी के पास ये समान रूप से होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी को ये समझ में आ गया कि बीरबल ने सही उत्तर दिया है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम सच में एक अद्भुत व्यक्ति हो। तुमने हमें यह सिखाया कि जो सबसे मूल्यवान चीज हमें मिलती है वो अक्सर हमारे हाथों से निकल जाती है। समय, जो हमेशा हमारे पास होता है, वो कभी भी हमारी पकड़ में नहीं आता। युवक जो पहेली लेकर आया था वो अब बीरबल के जवाब से पूरी तरह चकित था। उसने बीरबल को सलाम किया और कहा, महाराज, आप सच में बहुत महान हैं। मुझे ये समझ में आया कि जब हम समय की महत्ता को समझेंगे तो हम जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। अकबर ने युवक से कहा, तुम्हें बीरबल की सीख से यह समझना चाहिए कि समय कभी किसी का नहीं होता। ये हमारे पास आता है और चला जाता है। इसे कभी बेकार मत गवाओ, क्योंकि एक बार खो जाने के बाद इसे वापस नहीं लाया जा सकता। कहानी का ये भाग समाप्त हो गया, लेकिन इसने सभी दरबारियों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। समय के महत्व को समझने का ये ज्ञान दरबार के सभी मंत्रियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया। बीरबल बनाम सबसे बड़ा जासूस, कौन निकला असली? एक दिन अकबर बादशाह ने दरबार में सबके सामने अचानक सवाल फेंका, अगर कोई जासूस दरबार में ही घुस आए और हमारे बीच बैठा हो तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? सारे दरबारी चौंक गए। क्या सचमुच दरबार में कोई जासूस है? और वही बैठे बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कुछ पहले ही समझ गए हों। दरबार की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने जा रही थी। आगरा का राज दरबार हमेशा की तरह सजा था। बाहर राजाजी के स्वागत के लिए महावत, सैनिक, रसोइये और गुप्तचरों की लंबी कतार लगी थी। मगर उस दिन कुछ अलग था। एक अजनबी व्यक्ति दरबार के बाहर खड़ा था। वो कपड़ों से तो आम इंसान जैसा लगता था, मगर उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी, जैसे हर बात पर नजर रख रहा हो। उसे दरबार में लाया गया। उसने झुककर सलाम किया और बोला, मैं हूं अमीर खुसरो, मिस्र का सबसे तेज और सबसे चतुर जासूस। बादशाह अकबर के दरबार में एक विशेष कार्य से आया हूं। अकबर बोले, तुम हमारे बारे में क्या जानते हो? जासूस मुस्कराया, मैं जानता हूं कि आपके दरबार में कोई राज दरबारी है जो विदेशी दरबारों को गुप्त जानकारियां बेचता है, और मैं उसे पहचान सकता हूं।
पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल चुपचाप बैठकर उस व्यक्ति का हाव भाव देख रहे थे। कुछ उनके मन में चल रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, अगर ये व्यक्ति सच कह रहा है तो हमें इसकी बात सुननी चाहिए। मगर बीरबल, मैं तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देता हूं। तुम दोनों को 3 दिन मिलते हैं। जो भी असली गुप्तचरों की पहचान करेगा और दरबार में छुपे गद्दार को पकड़वाएगा, वही असली जासूस कहलाएगा। बीरबल मुस्कुराए, मुझे मंजूर है महाराज। अब शुरू हुई बीरबल बनाम मिस्री जासूस की सीधी टक्कर। बीरबल ने सबसे पहले दरबार के 10 प्रमुख मंत्रियों को बुलाया और उन्हें अलग अलग रंग की अंगूठियां दी। सभी अंगूठियों के अंदर एक छोटा सा निशान था जो केवल बीरबल पहचान सकते थे। उन्होंने हुक्म दिया, हर मंत्री इस अंगूठी को पूरे समय पहने रखेगा और रात को बिना बताए अपने कक्ष में लौटेगा। फिर उन्होंने सभी दरबारी रसोइयों को अलग अलग मसालों के नमूने दिए और एक खास पाउडर भी, जो सिर्फ तब चमकता था जब कोई उसे छुए और बाद में पानी से हाथ धोए बिना कुछ छुए। बीरबल जानबूझकर एक ऐसा नकली पत्र भी बनवाते हैं जिसमें लिखा होता है कि अकबर किसी राज्य पर आक्रमण करने वाला है, और उसे रसोई के बर्तन के नीचे छुपाकर छोड़ दिया। अब देखते हैं किसे गुप्त बातें सबसे पहले पता लगती हैं। बीरबल बुदबुदाए। उधर मिस्री जासूस ने 20 से ज्यादा सेवकों को अलग अलग काम सौंपे। किसी को तेल लाने, किसी को खजाने का हिसाब देखने और कुछ को रात में दरबार के गलियारों में घूमने। उसने हर गार्ड से बातचीत की, कुछ को पैसे दिए, कुछ से बातों ही बातों में सीक्रेट उगलवाए। वो दरबार के नृत्यांगनाओं और राजवैद्यों तक भी पहुंच गया और फिर उसने अकबर के सामने जाकर दावा किया, मुझे गद्दार मिल गया है। अकबर चौंक गए, लेकिन तभी बीरबल भी मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, मैंने भी गद्दार को पकड़ लिया है, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। असली गद्दार तो कुछ और ही है। राज दरबार में सभी दरबारी जमा थे। बीच में मिस्री जासूस और बीरबल खड़े थे। अकबर सिंहासन पर थे और उन्होंने कहा, दोनों अपने अपने प्रमाण दे। कौन गद्दार है? मिस्री जासूस ने कहा, गद्दार है मंत्री भूपतलाल। इन्होंने मुझसे रात में चुपचाप मुलाकात की और मेरे सामने वो नकली पत्र भी लहराया जिसमें आक्रमण की बात थी। बीरबल बोले, वो नकली पत्र तो मैंने जानबूझ कर रखा था। असली गद्दार वो है जिसने वो पत्र चुराया और बाद में मंत्री को दिखाया ताकि उन पर शक जाए। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यही मिस्री जासूस है। दरबार दंग रह गया। सबूत? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, महाराज, मैंने मसाले में खास पाउडर डाला था। जो कोई भी वो पत्र उठाकर ले जाएगा उसके हाथ में वह चिपक जाएगा। मैंने दरबार के प्रवेश द्वार पर वही पाउडर की पहचान के लिए एक जड़ी मिलाई थी और इस जासूस की अंगुलियां उसी पाउडर से चमक रही है। मिस्री जासूस चौंक गया। उसके हाथ चमक रहे थे। बीरबल ने आगे बताया, इसके अलावा मैंने सभी मंत्रियों को खास अंगूठियां दी थी जिनमें प्रतीक था। मिस्री जासूस ने रात में गद्दार मंत्री को साबित करने के लिए उनकी अंगूठी चुरा ली थी, मगर असली और नकली का फर्क वो नहीं जानता था। इसका मतलब उसने सब कुछ योजना के तहत किया। अकबर बोले, मतलब वो असली जासूस नहीं बल्कि खुद ही गद्दार है? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, ये एक विदेशी दरबार का असली एजेंट है जिसने यहां राजभवन में घुसपैठ की थी। अकबर ने क्रोधित होकर सैनिकों को बुलाया और उस जासूस को बंदी बना लिया। लेकिन फिर बीरबल ने कहा, महाराज, असली साजिश तो अब शुरू होती है, क्योंकि इस जासूस का भेजा गया व्यक्ति अभी भी दरबार में है और वो है दरबार का ही सेवक कुल्लू। सभी चौंक पड़े। वही सेवक जो 10 साल से दरबार में पानी भरता आया था। ये उस जासूस का बचपन का साथी था जिसने अंदर से मदद की। ये उसे रोज दरबार की खबरें देता था और इसी ने असली मंत्री की आवाज में पत्र तैयार किया। सेवक कुल्लू कांपने लगा। अकबर गरज कर बोले, बीरबल,
तुम्हारी बुद्धि सचमुच बेमिसाल है। अंत में अकबर ने सबके सामने घोषणा की, सच्चा जासूस वो नहीं जो सिर्फ सूंघता है, बल्कि वह है जो सूक्ष्मता से हर संकेत को पहचान ले। और इस दरबार का असली सबसे बड़ा जासूस है बीरबल। सारा दरबार बीरबल की जय जयकार से गूंज उठा। कहानी की सीख, जो सच्चाई को पकड़ना जानता है वही सबसे बड़ा जासूस है। शक से नहीं, सबूत से फैसला होता है। और सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो अपनों के बीच छिपा होता है। रहस्यमयी साधु की भविष्यवाणी बीरबल ने कैसे की सच्चाई उजागर। आगरा के राजमहल में एक दिन सनसनी फैल गई। नगर के चौराहे पर एक साधु आया था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो जो भी भविष्यवाणी करता है वो 100% सच निकलती है। लोग कहते थे उसने एक सेठ की मौत की तारीख बता दी और सेठ वाकई उसी दिन चल बसा। एक बीमार बच्चे को देखा और कहा अब बचेगा नहीं, और बच्चा सचमुच अगले दिन चला गया। धीरे धीरे आगरा में अफवाह फैलने लगी कि अब वही साधु अकबर के लिए कोई बड़ी भविष्यवाणी करने वाला है। और फिर एक दिन दरबार में खबर आई, महाराज, वो साधु दरबार के बाहर खड़ा है और कहता है बादशाह का राज अब ज्यादा नहीं चलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। क्या वह साधु सच में दिव्य शक्तियों वाला था या उसके पीछे कोई साजिश थी? अकबर ने हुक्म दिया, उसे दरबार में बुलाओ, हम खुद उससे उसकी भविष्यवाणी सुनेंगे। सैनिकों ने साधु को दरबार में लाया। उसकी आंखें लाल, शरीर पर गेरुए वस्त्र, हाथ में त्रिशूल और गले में नींबू मिर्चों की माला थी। आते ही उसने जोर से कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में संकट लिखा है। तेरा सिंहासन अब डगमगाने वाला है। तुम्हारे राज्य में 7 ग्रह वक्री हो चुके हैं। सभी मंत्री चौंक गए, कुछ तो डर के मारे पीछे हटने लगे। अकबर ने पूछा, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? साधु बोला, मैं देखता हूं, सुनता हूं और महसूस करता हूं। कल से तुम्हारे राज्य में अपशकुन शुरू होंगे। और वो साधु इतना प्रभावशाली था कि कई मंत्री और राजपुरोहित भी उसकी बातें मानने लगे। महाराज, राजपुरोहित बोले, ऐसे साधु दुर्लभ होते हैं, हमें इनकी बात पर ध्यान देना चाहिए। शायद हमें यज्ञ करवाना चाहिए। लेकिन तभी बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, सच्चे साधु प्रमाण नहीं मांगते और झूठे साधु डर बेचते हैं। बीरबल को साधु पर शक था। उन्होंने अगले दिन उस पर निगरानी रखी। 2 गुप्तचरों को लगाया गया जो पूरे दिन उसकी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। रात को एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आया और बोला, हजूर, वो साधु रात को किसी गुप्त जगह जाता है। उसने आज रात शहर के बाहर एक हवेली में प्रवेश किया और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। बीरबल समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने गुप्त रूप से उसी रात साधु का पीछा किया और देखा कि साधु अपना वेश बदलकर एक आम व्यापारी की तरह बैठा था और वहां 2 आदमी उसके सामने झुके हुए कह रहे थे, अब तो पूरा दरबार आपकी बातों में आ चुका है मालिक। बीरबल मुस्कुराए, तो खेल कुछ और ही है। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, महाराज, मैंने आज सुबह उठते ही एक सपना देखा। उसमें एक साधु मुझे मिला और उसने कहा, आज जो सफेद वस्त्रधारी पुरुष दरबार में सबसे पहले प्रवेश करेगा वही सबसे बड़ा झूठा सिद्ध होगा। अकबर ने कहा, यह तो सपना है बीरबल। बीरबल बोले, बिल्कुल, मगर क्या हम सपनों और अंधविश्वासों के आधार पर दरबार चला सकते हैं? उसी वक्त दरबार में सफेद कपड़ों में वो साधु आया। बीरबल बोले, महाराज, अब तो ये झूठा हुआ। साधु तिलमिला गया, ये तो छल है। बीरबल बोले, तो क्या तुम्हारी भविष्यवाणी प्रमाणिक थी? तुमने डर फैलाया, विश्वास नहीं। तुम्हारा काम लोगों को भ्रमित करना था, सच्चाई दिखाना नहीं। अब बीरबल ने दरबार में 2 गुप्तचरों को बुलवाया और उन्होंने बयान दिया कि साधु हर रात हवेली में उन्हीं 2 व्यापारियों से मिलता था जो पिछले महीने महल के ठेके के लिए निविदा में हार गए थे। उनकी योजना थी, 1,
साधु को शहर में भेजो जो डर फैलाए। 2, राजा को डराकर पूजा पाठ में उलझा दो। 3, उस दौरान महल की सुरक्षा कमजोर हो जाए और वे खजाने में सेंध लगा सके। बीरबल ने सारी योजना का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। अकबर ने आदेश दिया, साधु को कारागार में डालो और इन व्यापारियों की संपत्ति जब्त करो। अब जब सारा सच सामने आया, बीरबल ने कहा, महाराज, भविष्यवाणी वो नहीं जो डर फैलाए। सच्ची भविष्यवाणी वो है जो समझ और विवेक से निकले, और राज्य उस राजा का नहीं होता जो डर जाए, बल्कि उस राजा का होता है जो समझदारी से हर चाल को मात दे। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, अगर तुम न होते तो शायद दरबार अंधविश्वास में डूब जाता। आज तुमने फिर से साबित कर दिया, बुद्धि सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। सभी दरबारी बीरबल की तारीफ करने लगे। कहानी की सीख, भविष्य को कोई नहीं जानता, पर विवेक और बुद्धि से हम किसी भी साजिश का पर्दाफाश कर सकते हैं। डर और अंधविश्वास फैलाने वाले नकली साधु हर युग में आते हैं, लेकिन अगर बीरबल जैसा विवेकवान हो तो सच्चाई कभी नहीं हारती। बीरबल की मुलाकात 100 साल बाद लौटे व्यक्ति से। जब एक बूढ़ा आदमी बोला, मैं 100 साल पहले इसी दरबार का सैनिक था। आगरा के राजमहल में एक दिन कुछ ऐसा घटा जिसे सुनकर हर दरबारी सन्न रह गया। राजमहल के मुख्य द्वार पर एक बेहद वृद्ध व्यक्ति पहुंचा, जिसकी उम्र कम से कम 120 साल की लग रही थी। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, बाल बिल्कुल सफेद, लेकिन चाल में कुछ अजीब आत्मविश्वास था। सैनिकों ने उसे रोका, मगर वो गरजते हुए बोला, मैं कोई भिखारी नहीं, मैं एक सच्चा मुगल सैनिक हूं। 100 साल पहले महाराज हुमायूं के दरबार में सेवा करता था और आज एक खास काम से लौटा हूं। पूरे महल में खलबली मच गई। 100 साल पहले यह कैसे संभव था? क्या वह कोई साधारण वृद्ध था या किसी रहस्य की चाबी? बीरबल को जैसे ही पता चला, उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। शुरू होती है एक अविश्वसनीय कहानी। समय को लांघ कर आई एक मुलाकात। जब उस वृद्ध व्यक्ति को दरबार में लाया गया तो वो धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ा और सिंहासन के सामने झुककर बोला, बादशाह अकबर, मुझे आपके पिता हुमायूं ने एक विशेष मिशन पर भेजा था और 800 वर्षों बाद मैं लौट आया हूं। अकबर चौंक गए, तुम ये क्या कह रहे हो? वृद्ध बोला, मुझे पहाड़ों के एक रहस्यमयी द्वार के पीछे एक खजाना ढूंढने भेजा गया था, लेकिन उस द्वार में समय थम गया। मैं वहां 100 साल रहा, मगर उम्र नहीं बढ़ी, और जब लौटा तो दुनिया बदल चुकी थी। दरबारियों की हंसी छूट गई। ये कोई पागल है, मगर अकबर ने गंभीरता से कहा, हमें इसका सच जानना होगा। बीरबल, ये काम अब तुम्हारा है। बीरबल मुस्कुराए, राजा का हुक्म सर आंखों पर। बीरबल ने सबसे पहले वृद्ध की बातों की सच्चाई जांचनी शुरू की। उन्होंने वृद्ध से पूछा, अगर तुम 100 साल पहले के हो तो उस समय के बादशाह का दरबार कैसा था? वृद्ध ने तुरंत कहा, हुमायूं सिंहासन पर बैठते समय बाई और मोहरिर को रखते थे। दरबार में एक तिब्बती ज्योतिष बैठा करता था जो लाल पगड़ी पहनता था। बादशाह हर शुक्रवार को मयूर सिंहासन की सफाई खुद करवाते थे। बीरबल के चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने इतिहास के पुराने दस्तावेज मंगवाए और जो बातें वृद्ध ने कही थी वो एकदम सही निकली। अब बीरबल भी चकरा गए। क्या ये सच में समय पार कर आया कोई व्यक्ति है? वृद्ध बोला, राजा हुमायूं ने मुझे श्यामगढ़ की गुफाओं में भेजा था। वहां एक प्राचीन द्वार है जो साल में सिर्फ एक बार खुलता है। अंदर समय थम जाता है। जब मैं लौटा तो देखा कि एक सदी बीत चुकी है। बीरबल ने सोचा, इसका मतलब या तो ये व्यक्ति बहुत बड़ा धूर्त है या कोई ऐसा रहस्य जानता है जिसे हम समझ नहीं पाए। उन्होंने गुप्त रूप से श्यामगढ़ भेजे अपने 2 विश्वस्त गुप्तचर। 5 दिन बाद खबर आई, हजूर, वहां सच में एक गुफा है जिसके अंदर जाते ही घड़ी बंद हो गई और हमारी मशाल भी बिना हवा के बुझ गई। बीरबल के माथे पर पसीना आ गया
अब बीरबल को एक और शक हुआ। अगर ये वृद्ध 100 साल पहले गया था तो उसे मुगल काल की भाषा, मुद्रा और तौर तरीकों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने वृद्ध को नकली सिक्का देकर देखा और वृद्ध उसे पहचान नहीं सका। बीरबल ने पूछा, क्या हुमायूं के काल में शेर शाह सूरी का कोई जिक्र हुआ था? वृद्ध हकलाने लगा। अब बीरबल मुस्कुराए। लगता है तुम्हारी कहानी में कुछ जोड़ घटाव है बाबा। बीरबल ने वृद्ध को बताया कि एक खास समय प्रदर्शक आईना है जो व्यक्ति के अंदर का सच्चा समय बता देता है। उन्होंने एक साधारण आईने के सामने वृद्ध को खड़ा किया और बोले, अब इस आईने को देखकर बताओ, क्या तुम सच में 100 साल पुराने हो? वृद्ध डर गया। उसने आईना नहीं देखा और झट से बोला, माफ कीजिए, मैं झूठ बोल रहा था। पूरे दरबार में सन्नाटा। वृद्ध घुटनों पर गिर पड़ा। वृद्ध बोला, मैं आगरा का ही एक गरीब कारीगर हूं। मेरे दादा सच में हुमायूं के समय सैनिक थे। मैंने उनकी पुरानी डायरियां पढ़ी थी। जब मैंने उन्हें पढ़ा तो मुझे सब कुछ सच्चा लगने लगा। एक दिन कुछ लोगों ने मुझे उकसाया कि तुम अगर दरबार में खुद को 100 साल पुराना सैनिक बताओगे तो तुम्हें इनाम मिलेगा। तुम्हारे झूठ को सच दिखाने के लिए हम गुफा का नाटक भी रच देंगे। बीरबल ने पूछा, कौन थे वो लोग? वृद्ध ने 2 धन कुबेर व्यापारियों के नाम बताए जो महल के एक पुराने खजाने पर दावा करना चाहते थे। वे खजाना सिर्फ उसी को सौंपा जा सकता था जो उसे खोजने गए सैनिक का वंशज हो। मतलब ये वृद्ध उस साजिश का मोहरा था। बीरबल ने सारी योजना का पर्दाफाश किया। अकबर ने गुस्से में कहा, ऐसे लोग राज्य की व्यवस्था से खिलवाड़ करते हैं। इन व्यापारियों को दंड दो और वृद्ध को चेतावनी देकर छोड़ दो, क्योंकि उसने खुद कबूल किया और धोखा देने में आगे नहीं बढ़ा। दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। एक साधारण कहानी के पीछे छुपी साजिश को केवल बीरबल ही समझ सकते हैं। बीरबल ने कहा, राजा का दरबार सुनता है सबकी, मगर मानता है सच्चाई की। कभी कभी झूठ भी बहुत सलीके से सजाया जाता है, लेकिन विवेक की मशाल उसे जला देती है। समय को कोई नहीं रोक सकता, मगर कुछ लोग उसे रोकने का झूठ जरूर रचते हैं। कहानी की सीख, हर चौंकाने वाली कहानी के पीछे सच्चाई छिपी हो ये जरूरी नहीं। सच्चा बुद्धिमान वही है जो सजावटी बातों के पीछे की सच्चाई को देखे। राज्य की व्यवस्था केवल बुद्धि, विवेक और न्याय से चलती है, चमत्कारों से नहीं। बीरबल और चमत्कारी घंटी जिसने हवा में पकड़ लिया चोर। जब दरबार से गायब होने लगी कीमती चीजें और आ गया हवा में बजने वाली घंटी का रहस्य। आगरा का राजमहल अपने वैभव, अनुशासन और सुरक्षा के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन दरबार में हलचल मच गई। बादशाह अकबर का राजदंड, जिसे वे केवल विशेष अवसरों पर प्रयोग करते थे, अचानक गायब हो गया। इसके कुछ ही दिन बाद शाही मोहरे, खजाने के दस्तावेज और कुछ बेशकीमती जवाहरात भी चोरी हो गए। सभी दरबारी घबरा गए। दरबार के अंदर ही कोई चोर है। बादशाह अकबर ने झुंझलाकर कहा, अगर ये दरबार के अंदर का ही आदमी है तो फिर बीरबल को ही उसकी हवा से पहचान करनी होगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, हवा ही बताएगी चोर कौन है। बीरबल ने सबसे पहले राजमहल की पुरानी घटनाओं की सूची बनवाई। चोरी हमेशा रात के तीसरे पहर होती थी। चोर कभी भी कोई ताला नहीं तोड़ता, और सबसे अजीब बात, कुत्ते कभी नहीं भौंकते। बीरबल ने पूछा, क्या रात को किसी ने कोई आवाज या आहट सुनी? एक दरबारी बोला, हर रात कुछ अजीब सी घंटियों की आवाज आती है, जैसे कोई मंदिर में झांझ बजा रहा हो हवा में। बीरबल चौकन्ने हो गए। घंटी की आवाज हवा में और चोरी भी। बीरबल ने एक विचित्र उपाय सोचा। उन्होंने लोहारों को बुलाया और एक विशेष घंटी बनवाई जो कांच से बनी थी। हल्की हवा से भी बज उठती और अंदर लगे एक विशेष रेशमी धागे से किसी भी कपड़े में उलझ सकती थी।
बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक पत्थर का खंभा लगवाया और उस पर वो घंटी बांध दी। सभी दरबारी हैरान। दरबार में घंटा क्यों? बीरबल ने ऐलान किया, इस घंटी में एक जादुई गुण है। जो भी झूठ बोलेगा इसके पास से गुजरते ही ये खुद ब खुद बज उठेगी। अब हम सभी दरबारियों की एक एक कर परीक्षा लेंगे। जो चोर होगा वो अपने आप पकड़ा जाएगा। दरबारी सहम गए। बीरबल की बुद्धि से डर लगता था। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया। हर एक से कहा गया, खंभे के चारों ओर घूम कर आइए और कहिए कि मैं चोर नहीं हूं। पहला दरबारी गया, घंटी चुप। दूसरा गया, घंटी चुप। तीसरा गया, घंटी चुप। लेकिन जब चौथा व्यक्ति गया, घंटी अचानक टंड बज उठी। पूरे दरबार में खलबली। यही चोर है। लेकिन चौथे व्यक्ति ने घबरा कर कहा, मैंने तो सच कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया। बीरबल बोले, मैंने तुम्हें सिर्फ घूमने को कहा था। तुमने घूमने की बजाय घंटी को छू लिया ताकि ये न बचे, जो डरता है वही छुपता है और जो छुपाता है वही चोर होता है। बीरबल ने आगे बताया, घंटी के अंदर रेशम का धागा था। जैसे ही किसी ने उसे छूने की कोशिश की, वो हल्के से उसके कपड़ों में उलझ गया। अब अगर चोर है तो उसके वस्त्र में रेशमी धागा जरूर होगा। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया। चौथे व्यक्ति के वस्त्र की तलाशी ली गई और सचमुच रेशमी धागा उसके कुर्ते की सिलाई में उलझा हुआ मिला। पूरे दरबार में शोर मच गया। घंटी ने चोर को हवा में पकड़ लिया। अकबर मुस्कुराए। बीरबल, ये तो चमत्कार ही हो गया। अब उस व्यक्ति से पूछा गया, तुम कौन हो? वो बोला, मुझे क्षमा करें, मैं दरबार का शाही लेखपाल हूं। मैं ही खजाने के रिकॉर्ड्स संभालता था। कुछ व्यापारियों ने मुझे लालच दिया और मैंने धीरे धीरे कीमती वस्तुएं गायब करना शुरू कर दिया। अकबर क्रोधित हुए। राज्य के सबसे विश्वसनीय आदमी ने ही विश्वासघात किया। बीरबल बोले, महाराज, चोरी वही कर सकता है जिसे दरबार और खजाने की पूरी जानकारी हो। यही कारण था कि मैंने दरबार के अंदर से ही संदिग्धों की परीक्षा ली। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि घंटी ही चोर को पकड़ सकती है? बीरबल मुस्कुराए। महाराज, अपराध कभी अकेले नहीं आता। वो डर, घबराहट और छुपाने की कोशिश साथ लाता है। मैंने बस एक ऐसा माध्यम बनाया जिससे डर खुद बोल पड़े। घंटी तो केवल एक प्रतीक थी, असली पकड़ हवा आने की, क्योंकि डर की हवा हमेशा अलग चलती है। अकबर बोले, सच में बीरबल, तुमने हवा से चोर को पकड़कर दिखा दिया। अकबर ने बीरबल को सोने की तलवार भेंट की। सभी दरबारी खड़े होकर बीरबल की जय जयकार करने लगे। बीरबल ने वो तलवार घुमाकर कहा, बुद्धि की तलवार तलवार से तेज होती है और कभी कभी हवा से भी तेज। दरबारियों ने तालियां बजाई। कहानी की सीख, चोरी की सबसे बड़ी पहचान है उसका डर। जो डरता है वो छुपाता है और जो छुपाता है वह पकड़ा जाता है। बुद्धि से की गई योजना तलवार से लड़ाई जीतने से कहीं अधिक ताकतवर होती है। जब बीरबल ने चोरों को ही जज बना दिया। एक दिन अकबर के दरबार में चोरी की घटनाएं इतनी बढ़ गई कि जनता में भय और गुस्से की लहर दौड़ गई। कभी किसी व्यापारी की दुकान लुटती तो कभी किसी पुजारी के मंदिर से चांदी की घंटियां गायब हो जाती। सबसे बड़ी घटना तब हुई जब खुद बादशाह के खजाने से 3 मोहरों की संदूकची गायब हो गई। अकबर ने गुस्से में दरबार में ऐलान किया, चोर अगर हमारे महल तक पहुंच चुके हैं तो अब ये सीधा राज्य पर हमला है। बीरबल, तुम्हें इस बार कुछ ऐसा करना होगा जो इतिहास बन जाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा कि चोर खुद अपना न्याय करेंगे। बीरबल ने सबसे पहले गुप्तचरों को आगरा के आसपास के 12 गांवों में भेजा और एक सूची तैयार करवाई। जिन जिन लोगों पर कभी चोरी का शक हुआ हो लेकिन सजा न हुई हो। सूची में कुल 7 नाम थे।
भोला कभी मंदिर से घंटा चुराया, रकीब व्यापारियों के संदूक पर नजर, लट्टू बचपन से जेब कतरा, धन्ना खजांची का पूर्व सेवक, नक्काल नकली दस्तावेजों का उस्ताद, शमशेर घोड़े चुराने वाला, बल्लू हाथ की सफाई में माहिर। बीरबल ने इन सभी को गुप्त रूप से पकड़वा लिया, लेकिन दरबार में किसी को भनक भी न लगी। अब बीरबल ने घोषणा की, हम चोरी के मामलों की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायाधीश मंडली बनाएंगे जो आम जनता में से चुनी जाएगी। और फिर बीरबल ने जिन 7 लोगों को चुना वो थे वही पुराने चोर। इन 7 को दरबार के एक गुप्त कक्ष में बंद किया गया जो एक सजी हुई न्यायालय जैसी दिखती थी। बीरबल बोले, तुम सबको अब एक जिम्मेदारी दी जा रही है, तुम्हें खुद तय करना है दरबार से जो मोहरें चोरी हुई उसका दोषी कौन है। अगर तुम सही निर्णय करोगे तो तुम सबको आजाद कर दिया जाएगा और इनाम भी मिलेगा। चोर चौंक गए। हम जज, ये तो खेल है चाल। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जैसे को तैसा, अब चोरों को ही मिलती है चोर पकड़ने की जिम्मेदारी। अब इन 7 ने जासूसी शुरू की। बारी बारी से एक दूसरे से सवाल पूछने लगे, एक दूसरे की चालों को तौलने लगे। भोला बोला, रकीब सबसे चालाक है, ये जरूर वही होगा। रकीब बोला, मुझे तो लगता है लट्टू ने ही संदूक उड़ाई होगी। नक्काल बोला, धन्ना के पास खजाने की चाबी थी, कभी वही करेगा चोरी। हर कोई एक दूसरे को दोषी साबित करने में लगा था। बीरबल दरवाजे के बाहर बैठकर सब सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। जो लोग उम्र भर चोरी करते रहे वो एक दूसरे को बख्शेंगे नहीं। तीसरे दिन लट्टू चुपके से बीरबल से मिलने आया। उसने कहा, बीरबल जी, मुझे माफ कीजिए, मैं जानता हूं असली चोर कौन है। बीरबल ने पूछा, कौन? लट्टू बोला, बल्लू, वो बहुत चुप रहता है, मगर मैं जानता हूं उसने ही शाही संदूक में नकली ताला लगाया था और फिर एक रात को उसकी पत्नी महल के पास देखी गई थी। बीरबल ने बल्लू के कमरे की तलाशी ली और सच में वहां से शाही खजाने के दस्तावेज और 2 नकली मोहरें बरामद हो गई। अब बीरबल ने सबके सामने चोरों को लाकर खड़ा किया और कहा, बल्लू, तुम्हारे ही साथियों ने तुम्हें दोषी बताया है। अब तुम्हारा फैसला तुम्हारे ही साथियों के हाथ में है। बताओ, क्या सजा होनी चाहिए? सभी चोर एक दूसरे को देखने लगे। फिर धन्ना बोला, अगर वो पकड़ा गया है तो बाकी की चोरी भी उससे पूछी जाए और उसके हिस्से का इनाम हम सबको दिया जाए। बीरबल बोले, चोरी का फैसला चोरों ने कर दिया, अब न्याय भी चोरों के हाथों ही पूरा हुआ। बल्लू ने अपना गुनाह कबूल किया। उसने बताया कि उसे महल के गुप्त गलियारे का नक्शा धन्ना नहीं दिया था। अब पूरा राज खुल चुका था। बीरबल ने सारी साजिश उजागर कर दी। अकबर गुस्से में बोले, जिन्होंने राज्य का विश्वास तोड़ा उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता। लेकिन बीरबल, तुमने इन चोरों से चोर पकड़ा दिया, ये न्याय का सबसे अनोखा रूप है। बीरबल बोले, महाराज, जब चोरों को खुद पर शक होने लगे तो वो अपने साथियों को नहीं छोड़ते। यही इंसान की फितरत है और इसी फितरत को मैंने अदालत बना दिया। अकबर ने बीरबल को एक सुनहरा सिंहासन भेंट किया और कहा, तुम न केवल दरबार के रत्न हो बल्कि पूरे राज्य की आंख हो। चोरों से न्याय करवाकर तुमने सबसे बड़ी परीक्षा पास की। बीरबल ने विनम्रता से झुकते हुए कहा, न्याय का असली अर्थ यह है कि दोषी को उसकी चाल में ही फंसाया जाए और अपराध से ही उसका अंत निकाला जाए। दरबार तालियों से गूंज उठा। कहानी की सीख, दोषी कितना भी चालाक हो, जब उसे खुद अपने जैसी संगत में रखा जाए तो सच उगल ही देता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने दुश्मनों को एक दूसरे से ही भिड़ाकर सच्चाई निकाल लेता है। न्याय केवल डंडे से नहीं, दिमाग से भी मिलता है। बीरबल की थाली जिसने सबको चौंका दिया। जब बादशाह ने कहा, थाली से आदमी की सोच पहचानो। एक दिन बादशाह अकबर बहुत उदास थे।
दरबारियों ने कई तरह से उनका मन बहलाने की कोशिश की, पर बादशाह ने कहा, मनुष्य की असली सोच उसके भोजन करने के तरीके से जानी जा सकती है, पर अब कोई मुझे ऐसा नहीं दिखता जो भोजन में भी बुद्धि का प्रयोग करे। इतना सुनते ही बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, क्या मुझे एक अवसर मिलेगा कि मैं अपनी थाली से कुछ ऐसा दिखाऊं जो दरबार में कभी नहीं हुआ? अकबर ने तुरंत चुनौती दे दी, बीरबल, यदि तुम अपनी थाली से कुछ ऐसा कर दिखाओ जो मेरी सोच से परे हो, तो मैं तुम्हें दरबार का बुद्धि सम्राट घोषित कर दूंगा। और फिर शुरू होती है बीरबल की थाली, जिसने पूरे दरबार को उलझा भी दिया और हंसा भी दिया। अगले दिन बीरबल अपने साथ एक बड़ी, शानदार लेकिन अजीब सी थाली लेकर दरबार में पहुंचे। उस थाली में रखे थे एक मुट्ठी चावल, 2 एक आधा जला हुआ रोटी का टुकड़ा, 3 थोड़ा सा गुड़, 4 एक सिक्का, 5 और एक छोटा कागज का पुर्जा। अकबर चौंक गए। दरबारियों में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। राजा ने पूछा, ये क्या मजाक है बीरबल? ये खाने की थाली है? बीरबल झुके और बोले, महाराज, ये केवल भोजन की थाली नहीं, ये एक राजा के राज्य की थाली है। अब तो सब और हैरान। बीरबल ने थाली की ओर इशारा करते हुए कहा, ये चावल है जो आम जनता है, हर दिन कुछ जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अकेला और सूखा रहता है। ये जली रोटी है, ये उस गरीब किसान की उम्मीद है, जिसकी मेहनत कभी कभी राजा के आदेशों से जल जाती है। ये गुड़, ये राज्य की संस्कृति है, चाहे हालात जैसे भी हो, ये मिठास बनाए रखती है। ये सिक्का, ये लालच है जो हर थाली में आ जाता है। और ये कागज का पुर्जा, ये वो शिकायतें हैं जो जनता रोज सरकार तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं। दरबार सन्न। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब दरबार के हर मंत्री को अपनी थाली लानी होगी और उसमें अपनी सोच रखनी होगी। अकबर को मजा आने लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सब मंत्री कल अपनी अपनी थाली लेकर आए, जिसमें वो राज्य के लिए अपनी सोच दर्शाए। मंत्री रघुनाथ की थाली, सोने की थाली में काजू बादाम, रेशमी कपड़ा। तर्क, राज्य समृद्ध हो, रईस हो। बीरबल बोले, अगर थाली ही इतनी अमीर है तो गरीब कहा गया? मंत्री फजल की थाली, खाली थाली। तर्क, सरलता ही सबसे बड़ा गुण है। बीरबल हंस पड़े, जनता का पेट खाली नहीं, पूरा चाहिए। सेनापति की थाली, मांस, तेज मिर्च, भारी मसाले। तर्क, राज्य को ताकत चाहिए। बीरबल बोले, ताकत होनी चाहिए, मगर पेट जलाकर नहीं। उसी समय दरबार के बाहर से एक फटेहाल भिखारी को लाया गया, जो कुछ देख रहा था। बीरबल ने उसकी थाली मंगवाई। उसमें था सूखी रोटी का टुकड़ा, प्याज और एक फूल की पत्ती। अकबर बोले, ये कैसी थाली है? बीरबल बोले, ये रोटी है, भूख का प्रतीक, प्याज आंसुओं का और फूल उम्मीद का। राज्य का सच इसी थाली में है महाराज। अकबर चुप हो गए। सारे दरबारी नीची नजरें कर बैठे। अकबर ने खड़े होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी थाली ने सचमुच मुझे हिला दिया। ये सिर्फ एक खाने का बर्तन नहीं, ये पूरा राज्य है। उन्होंने बीरबल को बुद्धि सम्राट की उपाधि दी और सभी मंत्रियों को आदेश दिया, जब तक राज्य की हर थाली में भूख, सम्मान और मिठास नहीं भरती, तब तक हमारा शासन अधूरा है। बीरबल ने राज्य भर में एक दिन एक थाली योजना चलाई, जिसमें हर मंत्री को हफ्ते में एक बार एक आम गरीब व्यक्ति के साथ खाना खाना होता। इस योजना से दरबारी जनता से जुड़े कई शिकायतें सुलझी और जनता ने बीरबल को राजा का सच्चा साथी कहना शुरू कर दिया। बीरबल ने अंत में दरबार में कहा, राज्य को चलाना तलवार से नहीं, थाली से होता है। भूख और सम्मान, यही असली शासन की नींव है। कहानी की सीख, एक थाली में छिपी हो सकती है पूरी व्यवस्था की झलक। विचारशीलता, सादगी
और जनता से जुड़ाव, यही सच्चे शासक के लक्षण हैं। भोजन केवल पेट नहीं, नीति और न्याय भी भरता है। बीरबल बनाम समय का व्यापारी। जब वक्त बिकने लगा बाजार में, जब एक व्यापारी ने कहा, मैं समय बेचता हूं, एक दिन आगरा के सबसे प्रसिद्ध बाजार में हलचल मच गई। एक अनजान व्यापारी आया और उसने अपने टेंट पर एक अजीब बोर्ड लगाया, यहां समय बिकता है, कीमत आपकी सोच के अनुसार। लोग चौंके, हंसे और फिर भी उत्सुक होकर उसके पास जाने लगे। कुछ ने पूछा, समय कैसे बिकता है? वो व्यापारी बोला, हर इंसान की कीमत समय से तय होती है, मैं वही बेच रहा हूं। समाचार उड़ते हुए अकबर के दरबार तक पहुंचा। अकबर ने कहा, समय कोई कैसे बेच सकता है? बीरबल, ये क्या तमाशा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, ये केवल तमाशा नहीं, ये शायद सबसे बड़ा धोखा या सबसे अनोखी चाल हो सकती है। मुझे अनुमति दीजिए, मैं इस समय के व्यापारी की असली पहचान खोज लाऊं। बीरबल ने साधारण वस्त्र पहने और एक आम व्यक्ति की तरह बाजार पहुंचे। समय के व्यापारी के पास एक लंबी लाइन थी। सभी उससे समय खरीदना चाहते थे। एक किसान बोला, मुझे दिन में 2 घंटे का समय बेच दो ताकि खेत जल्दी पूरा कर सकूं। व्यापारी बोला, दाम है 2 मुहर। किसान ने दे दिए। बीरबल को बात अजीब लगी। उन्होंने खुद भी जाकर कहा, मैं अपने बेटे के लिए 1 घंटा समय चाहता हूं ताकि उसके साथ खेल सकूं। व्यापारी ने जवाब दिया, तो तुम्हें एक सोने की अंगूठी देनी होगी। बीरबल ने दी और बदले में व्यापारी ने एक कागज दिया। ये लो, इसमें लिखा है, आज शाम तुमने अपने बेटे को समय दिया। बीरबल मुस्कुराए, ये सिर्फ खेल नहीं, ये बहुत बड़ी चाल है। बीरबल ने व्यापारी को दरबार में बुलवाया। अकबर ने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? व्यापारी बोला, मैं समय बेचता हूं। लोग जो समय अपने प्रियजनों, खेतों, बच्चों या जीवन के कामों को नहीं दे पाते, मैं उन्हें लिखित में वो समय देता हूं। अकबर बोले, ये तो धोखा है। बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, ये एक बहुत गहरी बात है। जब तक कोई इंसान किसी चीज को कीमती नहीं मानता, वो उसे महत्व नहीं देता। ये व्यापारी केवल एक आईना है जो लोगों को दिखा रहा है कि वे खुद को कितना भूल चुके हैं। अब बीरबल ने एक और योजना बनाई। उन्होंने दरबारियों से कहा, कल सब अपने अपने बच्चों, बुजुर्गों और पत्नी से मिलने जाए और 2 घंटे उनके साथ बिताकर आए और मुझे लिखकर लाऊं कि क्या बदला। अगले दिन मंत्री रघुनाथ बोले, मैंने सालों बाद अपने बेटे से बात की और वो रो पड़ा। फजल बोले, मेरी मां ने कहा, आज मेरी मुस्कान सच्ची है। सेनापति बोला, मेरी पत्नी ने कहा, आज तुम्हें देख ऐसा लगा कि वक्त रुक गया। बीरबल बोले, बस यही समय है जो हम सभी को मिल रहा था, पर हम खर्च नहीं कर रहे थे। अकबर बोले, तो इस व्यापारी ने लोगों को कुछ नहीं दिया, बस लिखित आश्वासन? बीरबल बोले, हाँ महाराज, लेकिन यही आश्वासन कई टूटते रिश्तों को जोड़ गया। ये सौदा नहीं, समझ है। जब हम किसी चीज को पैसे से खरीदते हैं तो हमें उसकी अहमियत महसूस होती है। यही कारण है कि समय का व्यापारी लोगों को खुद से मिलवा रहा है। अकबर ने उस व्यापारी को राज्य का मानव मूल्यों का दूत घोषित किया। अब आगरा में हर महीने समय उत्सव मनाया जाने लगा। उसमें हर परिवार को एक दिन दिया जाता जब कोई एक सदस्य कोई काम नहीं करता, बस अपनों के साथ होता। व्यापार बंद होते पर रिश्ते खुलते। बीरबल ने कहा, हम समय नहीं खरीद सकते, पर समझ बना सकते हैं कि कैसे उसे सबसे कीमती चीज माने। अंत और सीख, समय सबसे अमूल्य है। उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इस्तेमाल जरूर कर सकता है। जब आप अपनों के लिए समय नहीं निकालते तो आप सबसे बड़ा नुकसान खुद का कर रहे होते हैं। बीरबल ने दिखाया कि कभी कभी व्यापार भी ज्ञान का रूप ले सकता है, अगर उसका उद्देश्य सच्चा हो।